माइक कौन है? ये हटा दीजिए से। चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैकेनिकल वालों, जो सिविल के छात्र हैं वो बच्चे अब रिवीजन करेंगे। उनकी क्लासेस 2 घंटे हो गई हैं और उनके लिए मैं बहुत जल्द शाम में एक सीरीज लेके आऊँगा फ्लूइड मैकेनिक्स की। 1-2 दिन में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। प्रोबेबली 1 सितंबर से आपको एफएम की कंप्लीट क्लासेस भी रात में मिलेंगी 8 बजे या 9 बजे के आसपास। वो भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड थर्मोडायनामिक्स। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, लोगों से बता दीजिए लोगों को कि जितनी भी मैकेनिकल की जनता है वो थर्मोडायनामिक्स की क्लास लेने आ जाए। थर्मोडायनामिक्स का पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप लोग को सूचना दे दूं कि एमएमसी पे ऑफलाइन बैचेस भी प्रारंभ हो रहे हैं सितंबर के पहले सप्ताह से, और ऑनलाइन बैचेस भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो पेड बैचेस हमारे हैं, अगर आप उन पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। शुरुआती बच्चों के लिए जो भी डिस्काउंट वगैरह संभव होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो हमारा मैकेनिकल का बैच जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो पहला बैच है, दैट विल बी अ कंप्लीट बैच। यूट्यूब की क्लासेस जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। इन क्लासेस में किसी प्रकार का कोई फेरबदल परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो ऐप पे हमारे पेड बैचेस हैं, ये इसकी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके जूनियर्स, आपके संपर्क के जो लोग हैं, आप उन्हें सूचना दे सकते हैं कि अगर वो चाहें, वो इच्छुक हों तो हमारी क्लासेस कर सकते हैं। पेड बैचेस का जो मैकेनिकल का या सिविल का जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट 800 आवर्स का टेक्निकल, ऑनलाइन में कंप्लीट 800 आवर्स का टेक्निकल का कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप जैसे ही इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम या जिसको आप लोग मॉस भी कहते हैं, तीसरा सब्जेक्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स, चौथा सब्जेक्ट आपको मटेरियल साइंस, पांचवा सब्जेक्ट आपको मेटल कटिंग। इन सब्जेक्ट की क्लासेस आपको वहां मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। 3 से 4 घंटे 3 आवर्स टू 4 आवर्स क्लासेस पर डे चलेंगी। वहाँ पे क्लासेस लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपकी क्लासेस होंगी, तो आप चाहें तो उन क्लासेस को कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्लास आप करना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप परचेज करना चाहें, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्लासेस भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पूरे बैच के साथ टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज जो मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9454153570 पर। शुरुआत में अर्ली बर्ड्स गेट्स डिस्काउंट, जो बच्चे पहले आएंगे उन्हें फीस में डिस्काउंट मिलेगा। पेड बैच चलाने का ये बिल्कुल मतलब मेरा नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट, लाइव सपोर्ट यूट्यूब पे नहीं देंगे। यूट्यूब पे हमेशा आपके लिए लाइव सपोर्ट रहेगा, बल्कि बढ़ेगा ही। मैं खुद अभी एक क्लास देखे ले रहा हूं, लेकिन मैं 2 घंटे भी क्लास लूंगा, तमाम सारी नई चीजें लेके आऊंगा। पेड बैचेस का बस इतना उद्देश्य होता है कि जिन्होंने कोचिंग नहीं करी है, करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, तो ये पेड बैचेस भी हैं। एक रेवेन्यू मॉडल है। कोई भी सिस्टम जब चलता है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए एक वर्किंग सब्सटेंस की आवश्यकता होती है।
आप सब थर्मल के छात्र हैं, आप जानते हैं ना कि पानी को जब गर्म करते हैं तो स्टीम बनता है, वही स्टीम जा करके स्टीम इंजन में जाता है या फिर टरबाइन में जाता है और वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो स्टीम क्या है, वो फ्लूइड है, वो वर्किंग सब्सटेंस है। अगर पानी ही गायब कर देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलेगा। तो पेड बैचेस का बस इतना सा उद्देश्य है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, जो रेवेन्यू मॉडल है, ये बनाया जाए जिसमें कि जो खर्च आ रहा है हमारे फैकल्टीज़ का, अन्य लोगों का, उस खर्च को निकाला जाए। और आप सब कहीं ना कहीं कोचिंग करते ही हैं, आपके जूनियर्स करते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सूचना दे दीजिए। बच्चे डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उन्हें अच्छा लगता है तो ज्वाइन करें, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। बट इट इज़ आवर प्रॉमिस दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे और जैसा हम यहाँ कर रहे हैं, जब हम फ्री में इतना अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम पेड बैचेस में भी अच्छा ही करेंगे। कमेंट ले लेता हूँ एक बार में। सर सिविल की क्लासेस का टाइमिंग कुछ चेंज कर दीजिए। हाँ, जो क्लासेस हैं वो कुछ टाइमिंग, अभी क्लासेस आपको ना एक ही लिंक पे सारी क्लास मिलती है, आगे चल के अलग अलग लिंक पे क्लास मिलेगी। कुछ क्लासेस सुबह भी रहेंगी, कुछ दोपहर भी रहेंगी, कुछ शाम में भी रहेंगी। गुड आफ्टरनून, क्लास स्टार्ट करिए सर। अच्छा रवि आ गया है। रवि फोन नहीं किया तुमने? गुड आफ्टरनून सर, यूट्यूब वाली सिविल की क्लास का टाइम, हाँ हाँ दिलीप, मैं ज़रूर चेंज करूंगा, कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों आ चुका है। थर्मोडायनेमिक्स का ये पहला क्वेश्चन है। जरा देखिए थर्मोडायनेमिक्स में पहला क्वेश्चन आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, मैं स्क्रीन से हट भी गया हूं एक पूरी तरह से। पहली बात कह रहा है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस कहता है ना, अरे वाह, इतना फटाफट आंसर निकल रहा है। 14 रचना किया था सर आपने, उठाया है नहीं था। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने फोन किया और मैंने नहीं उठाया। अच्छा आप फिर से करना, मैं उठाऊंगा। हो सकता है बिजी रहा हूं, पिछले 2 दिन मैं नहीं था यहाँ, बाहर था, लखनऊ था, तो हो सकता है बिजी रहा हूं। आप फिर से करना बेटा, ठीक है ना। जब साइक्लिक प्रोसेस कह दे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है चक्रीय प्रक्रम का मतलब है, चक्र देखा है आप लोगों ने, चक्र का मतलब होता है चक्र में कोई आदि और अंत नहीं होता। ये जीवन हमारा क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में होते हैं जिसमें हम सारे लोग प्रवेश करने वाले हैं जल्दी ही, फिर उसके बाद हम वृद्धावस्था में होते हैं, फिर हम मरणावस्था में हो जाते हैं, लेकिन हम फिर पैदा होते हैं। इट्स लाइक अ साइकिल, ये साइकिल होता है ना, बोलो। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जहां आदि अंत जिसका नहीं हो, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मिले ना तो एंड पॉइंट मिले, तो वैसा ही प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो बेटा देखो, जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात करें ना, देखो मैं हमेशा बोलता हूं एक सेंटेंस ना, कि यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। सबसे पहले ये सीखो कि सीखना कैसे है। साइक्लिक प्रोसेस जब वो कह रहा है ना, तो आप इसको ऐसे मत पढ़ो कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस दिस 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 दिस। जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस वर्ड है ना, उछल जाओ, अपने सीट से थोड़ा उछल जाओ कि एक इंफॉर्मेशन तो मिल गया। ये साइक्लिक प्रोसेस कह क्यों रहा है? ये साइक्लिक प्रोसेस इसलिए कह रहा है कि आप इससे एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए कि यहां पे du बराबर 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा 0 होती है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस। क्यों 0 होती है बताइए, क्यों 0 होती है? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। बोलो भाई, इंटरनल एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब du की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अगर यहां साइक्लिक प्रोसेस न लिखता तो आप du की वैल्यू 0 नहीं रख सकते थे। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहां साइक्लिक प्रोसेस ना लिखता तो du की वैल्यू आप कभी भी 0 नहीं रख सकते थे। चूंकि साइक्लिक प्रोसेस कह रहा है, इसलिए आप du की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। du की वैल्यू 0 इमेजिन कर सकते हैं, 0 एज्यूम कर सकते हैं। बोलो, अब लगाइए फर्स्ट ला, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बट फॉर साइक्लिक प्रोसेस du इज इक्वल टू 0। यहां पे du इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा dw। अगर dq इज इक्वल टू dw आ जाएगा तो पूछा क्या है? पूछा है वर्क। बोलो, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क पूछा है तो dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dw की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ dq। सारे dq को जोड़ दो,
सारे DQ को जोड़ दो, DW मिल जाएगा। बताओ कितना कितना DQ है। देखो यहाँ पे हीट है, यहाँ पे हीट है, यहाँ पे हीट है और यहाँ पे हीट है। हीट में प्लस साइन का मतलब होता है कि हीट को ऐड किया जा रहा है और नेगेटिव का मतलब होता है कि इसको हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बताओ जोड़ लेते हैं जरा, समेशन ऑफ DQ या साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DW। तो DW इज इक्वल टू DQ। सो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस का 15.7 माइनस का 26.2 फिर माइनस का 4.86 फिर प्लस का 31.5। सारे के सारे जोड़ोगे इसका आंसर मिल जाएगा सी या डी। बोलो यार क्या आंसर आया, सी आएगा कि डी आएगा? आई थिंक इट शुड बी सी पार्ट, सी आएगा आंसर। जोड़ के निकाल लेना, इट शुड बी 16.14 किलो जूल। बच्चों इस सवाल से सीखने वाली बात क्या है, पढ़ते तो सब हैं लेकिन जो सीखता है सिलेक्शन उसका होता है। सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात इस सवाल से लर्निंग क्या हुई, इस सवाल से लर्निंग क्या हुई, क्या लर्निंग हुई कि जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस दिया है, जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस दिया है उसके लिए फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू DW। और ये फॉर्मूला केवल और केवल तब वैलिड है जबकि साइक्लिक प्रोसेस हो। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा सब लोग। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ किसका होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्या काम करता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। क्या काम करता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में सुना होगा कभी आपने, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 पढ़ा होगा, तो कभी आपने ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा काम करता है, फर्स्ट लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या काम करता है बोलो, एंड कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। बात समझ में आया ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को लगाइए। शायद इस सवाल में ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, शायद, मैंने क्या बोला, शायद। मुझे नहीं पता है कि आंसर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, हो सकता है गलत दिया हो। सवाल लगा के बताइए कि अगर आंसर इनमें से है तो क्या होगा और अगर इनमें से आंसर नहीं है तो क्या होगा। बताइए सवाल का आंसर। एनर्जी इज एडेड टू 5 kg ऑफ एयर, कोई ठीक है ना, 5 kg of air with the paddle wheel until delta T is equal to this. What is the paddle wheel work if the rigid volume is insulated? ठीक है, देखो पैडल व्हील वर्क के बारे में पूछ रहा है। पैडल व्हील का कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं जानते हो? ये आपका व्हील है, ये आपका यहाँ पे पैडल है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर आपके पैडल व्हील से एनर्जी को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर एयर है, कितना एयर है? एयर है 5 kg। बताओ भाई कितना एयर है? एयर है 5 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं? थम्स अप करके बताओ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कह रहा है व्हाट इज द पैडल व्हील वर्क, व्हाट इज द पैडल व्हील वर्क। पैडल व्हील वर्क पूछ रहा है इफ द रिजिड वॉल्यूम इज इंसुलेटेड एंड द वॉल्यूम इज इंसुलेटेड। बताओ वर्क कैसे निकालोगे? वर्क का फॉर्मूला तो जानते हो तुम लोग ना, वर्क के 2 ही फॉर्मूले होते हैं। अमूमन वर्क के आपने 2 फार्मूले पढ़े होंगे, एक W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, एक पढ़ा होगा W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। बताओ यहाँ ना तो डेल्टा एक्स वाला दिख रहा है ना तो डेल्टा वी वाला। अमूमन इस वाले फार्मूले से हम थर्मोडायनेमिक्स में इसी वाले फार्मूले को डील करते हैं। अमूमन हम थर्मोडायनेमिक्स में इसे ही डील करते हैं।
ये इसी से यहीं से निकाला गया है। तो बताओ, ना तो P दिया है ना तो V दिया है, तो W कैसे निकालोगे? नीदर P इज गिवन नॉर P इज गिवन नॉर V इज गिवन, कैसे निकालोगे? दीपक निकाला आंसर आपने? दीपक कैसे आया? बताओ बेटा कैसे आया, मुझे ये बताओ आया कैसे? एनर्जी इज एडेड 5 kg एयर पर एनर्जी ऐड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पैडल व्हील, पैडल व्हील के द्वारा। कब तब तक ऐड किया गया जब तक कि टेम्परेचर क्या ना हो जाए, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी ना आ जाए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो दीपक कैसे लगाया, मुझे ना उसका प्रोसेस बताओ कैसे लगाया। कह रहा है पैडल व्हील वर्क। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, मेहनत करना पड़ेगा। बोलो पैडल व्हील वर्क कैसे लगाओगे? वर्क का कैसे वैल्यू निकालोगे? ना P दिया है ना V दिया है, वैल्यू निकालोगे कैसे? मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि वैल्यू निकालोगे कैसे आप, कैसे वैल्यू निकलेगा, मुझे ये जानना है। वन 1000 नहीं है, 100 है। वैल्यू निकलेगा कैसे? इफ यू आर कैलकुलेटिंग वर्क देन वैल्यू आप फाइंड कैसे करोगे? क्यों ये बार डी पार्ट बी पार्ट बता रहे हो भाई? तुम बताओ कि फॉर्मूला आप लगाओगे कैसे, इस चीज को लिख के बताइए ना। आप फॉर्मूला यूज कैसे करोगे? आपको वर्क पूछा है और वर्क के दो ही फॉर्मूले तो होते हैं जिसमें कि ये वाला फॉर्मूला ही आप लगाते हैं, W = P × डेल्टा V। न P दिया है न V दिया है, फॉर्मूला आप लगाएंगे कैसे? नहीं बता दूंगा रवि, मैं तो बताऊंगा ही, पहले जो लोग आंसर बता रहे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे। रचना का कहना है सॉल्व इट। ओके ओके, सॉल्व कर रहे हैं। ये सवाल लगाने के लिए, ये सवाल लगाने के लिए आइसोलेटेड नहीं कहा है, इंसुलेटेड कहा है। इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। ये सवाल लगाने के लिए आपको पैडल व्हील के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जरा समझिए पहले कि पैडल व्हील का क्या कॉन्सेप्ट है, पैडल व्हील का क्या कॉन्सेप्ट है। जूल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक महान वैज्ञानिक थे जूल। हाँ दीपक, अब सही जगह गए हो, अब सही जगह गए हो। तो डब्ल्यू दीपक इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकालो, बताओ आंसर क्या आएगा। सीवी की जरूरत नहीं है, MC डेल्टा टी यूज कर सकते हो। पैडल व्हील पे कॉन्सेप्ट ये है कि देखो यहां पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर पे यहां पर एक व्हील लगा हुआ है और अंदर यहां पे एक पैडल लगा हुआ है और यहां से एक वेट लटका दिया गया और यहां से मान लो किसी चीज पर इस वेट को टिकाया गया है, किसी चीज पर इस वेट को टिकाया गया है। बोलो यार, अब जूल साहब ने क्या किया, जूल साहब ने क्या किया, ध्यान से सुनना। जूल साहब ने क्या किया, उन्होंने इस वेट को हटा दिया, सॉरी इस जिस पे वो रेस्ट कर रहा था उसे हटा दिया। जब ये हटा दिया, हटाने के बाद क्या हुआ कि ये वेट नीचे गया, वेट क्या हुआ, नीचे गया और अंदर मान लो एयर भरा है या कोई भी गैस मान लो भरा है और यहां मान लो एक जो है थर्मोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, थर्मोमीटर। तो वेट नीचे गया, मान लो x डिस्प्लेसमेंट तक वेट नीचे आया, या मान लो यहां पे x1 था, वेट x2 पे पहुंच गया, तो डेल्टा x मिला x2 - x1। बोलो यार, बात समझ में आया ना, डेल्टा x मिला x2 - x1। हुआ ये कि इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज ऑब्जर्व की गई कि यहां पे जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ गया। इस एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ गया। अब बताइए, ये जो बॉक्स है उस बॉक्स को कंप्लीटली इंसुलेटेड रखा गया था। ये जो कंटेनर है इसको कैसा रखा गया, उन्होंने लिया इंसुलेटेड। अब बताइए, जब ये इंसुलेटेड है तो ना तो इसमें हीट आएगी ना तो इसमें हीट जाएगी। बोलो यार, यहां पर कुछ चेले खड़े हुए थे, यहां पर कुछ चेले खड़े हुए थे। किसके चेले, जूल के चेले खड़े हुए थे। जूल साहब ने चेलों से पूछा, बोलो चेला भाई ये बताओ, एक चेला यहां था एक चेला यहां था, बोलो चेला ए चेला बी था। चेले से पूछा जूल साहब ने कि एक बात बताओ
क्या इसको हीट दे सकते हो? चेले ने कहा नो सर। क्या इससे हीट निकलेगी? नो सर। दूसरा चेला कह रहा है कि सर आप देख नहीं रहे हैं तापमान बढ़ गया। दूसरा चेला कह रहा है कि सर आप देख नहीं रहे तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने का मतलब है कि जरूर हीट सप्लाई की गई। तापमान बढ़ने का मतलब है कि जरूर हीट सप्लाई की गई। पहला चेला कह रहा है कि अरे पागल हो गए हो क्या, इंसुलेटेड मामला है, मामला इंसुलेटेड है, कंटेनर को इंसुलेट किया है, हीट सप्लाई करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? पहला चेला कह रहा है कि भैया इंसुलेटेड है, हीट सप्लाई नहीं कर सकते, कोई हीट सप्लाई नहीं हुई। चेला नंबर बी कह रहा है कि तापमान बढ़ना इस बात की सूचना देता है कि हीट सप्लाई तो हुई है। पहला चेला कह रहा है पागल हो गए हो, कैसे होगा हीट सप्लाई? मान लो ये है उद्धव और ये है माधव, दो चेले हैं इनके, उद्धव है माधव है। उद्धव कह रहा है कि हीट सप्लाई नहीं हुई है, इंसुलेटेड है, नहीं हो सकती। माधव कह रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा इसका मतलब हीट सप्लाई हुआ। तब आए कौन बीच में? तब बीच में आए आपके जूल साहब, तब बीच में आए आपके जूल साहब। जूल साहब ने कहा कि मूर्खों, जूल साहब ने कहा मूर्खों, जरूरी नहीं है कि तापमान बढ़ना इस बात की सूचना दे। जूल साहब ने कहा कि मूर्खों, जरूरी नहीं है कि तापमान बढ़ना इस बात की सूचना दे कि हीट ही सप्लाई हुआ हो, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। जूल ने कहा कि असल में हुआ क्या ना, यहां पे हीट सप्लाई नहीं हुआ, यहां पे नो हीट सप्लाई, यहां पे कोई हीट सप्लाई नहीं है, नो हीट सप्लाई। असल में हुआ क्या, यहां पे हमने वर्क दिया है। असल में हुआ क्या है, यहां पे हमने वर्क दिया है। बोले वर्क कैसे दिया है? वर्क ऐसे दिया है कि x1 से x2 पे जब आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क मिल जाएगा। बोलो यार, अगर डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है P इंटू डीवी। P क्या होता है? F अपॉन A इंटू V2 माइनस V1। बोलो यार, बात समझ में आया ना? या ये फॉर्मूला नहीं, आप ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला देख लो आप। वर्क हुआ है ना, कैसे वर्क हुआ? वर्क ये हुआ F इंटू डेल्टा एक्स, F इंटू x2 माइनस x1। अरे इसी फॉर्मूले से ये भी बन जाएगा, P इंटू डेल्टा वी, भी आगे पढ़ा दूंगा। तो वर्क हुआ है, ये कंफर्म हो गया कि वर्क हुआ है, वर्क हुआ है, ये कंफर्म हो गया। अब वो वर्क जाकर के कन्वर्ट हो गया हीट में। वर्क जो है वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल है हीट में, ये बात पता चली। वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? हीट में। जो वर्क हीट में कन्वर्ट हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी? जो वर्क हीट में कन्वर्ट हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू कितनी होगी? dq बराबर du प्लस dw के बराबर होगी। यानी अगर हम dq निकाल लें तो हमें dw मिल जाएगा, क्योंकि पूरा वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट में कन्वर्ट हो गया। तो dq इज इक्वल टू क्या होता है? mc डेल्टा टी। मास दिया हुआ है 5 kg, c की वैल्यू कितनी होती है? बोलो, एयर के लिए c की वैल्यू बताओ, एयर के लिए c की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1.005, और डेल्टा टी की वैल्यू दिया हुआ है 1000। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना इसका आंसर आएगा। जो dq हुआ ना, यही dq क्या हो जाएगा? dw। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw। बोलो भाई, कितना आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। 502.5 किलो जूल आया क्या? क्या आंसर ये मिला? तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं इधर साइड हो जाता हूं, देख लो एक बार तुम लोग। तो ये सर हो गया सर, एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी इंक्रीज हुआ मतलब हीट हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दीपक, मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी इंट्रोपी से जोड़ के नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी जितने भी लोग थर्मो पढ़ रहे हैं वो इतने अभी अभ्यस्त नहीं हुए होंगे
कि सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए एक साथ, एंट्रोपी वगैरह को। थोड़ा मुझे और पढ़ा लेने दो एंट्रोपी की बातें, तब आपको ना इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में भी आएगा। बोलो भाई समझ में आया आप लोगों को? इसका आंसर मिला? ऑप्शन सारे गलत हैं क्या? बोलो। सवाल समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? सवाल इतना आसान, हर सवाल आसान नहीं मिलेगा कि सीधे फॉर्मूला पुट कर आंसर निकाल लिया। यहां फॉर्मूला पुट करने जाओगे ना, फॉर्मूला की वैल्यूज ही नहीं पता है आपको, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कहां लगाओगे? कॉन्सेप्ट पर। इसीलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सब्जेक्ट्स। पहले अपने सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर करो, थर्मो आएगा तब तो आगे कुछ समझ पाओगे। बोलो भाई सवाल समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यू आई कि नहीं आई? आंसर इतना आया कि नहीं आया? तब आगे बढ़े हम लोग। आपने वैल्यू 0.718 लिया है क्या? 1.005 दिया है सवाल में ना, सवाल में गिवन है। नहीं दिया है क्या? सवाल में दिया नहीं है क्या? अच्छा, इसमें गिवन लिखना भूल गया है, यहां सवाल में दिया है, सवाल में गिवन है, ये यहां पे मिस हो गया है। यहां गिवन है कि सी की वैल्यू 1.005 लेना है आपको, तो वो वैल्यू पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है भैया। 1000 कहां लिया? 1000 लिया क्या? 100 लिया ना? 1000 लिया क्या? सॉरी, यहां 100 लेंगे, 100 गलत लिख दिया है, बट वो है 100 लेंगे, 100 500 यही हो जाएगा। 501 का 500 गुणा करो जरा, 100 लेंगे, 100। वो गलती से लिख दिया 1000, गलती से लिख दिया 1000, 100 लेंगे। समझ में आया ना? बोलो यार, इसमें डाउट तो नहीं है? रचना समझ में आया ना? ये 100 है, इसकी वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू 100 है भाई, 1000 नहीं है। रचना क्लियर है आपको? वो गलती से मैंने यहां पे लिख दिया था, बट वो है 100। बोलो भाई आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। क्लियर है ना? वो 100 है, 1000 नहीं है, गलती से मेरे से जो है टाइप लिख गलती किया था। रचना क्लियर है? दीपक क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट हो तो क्लियर कर दें भैया, फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं ध्यान से। 4 ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, एन आइडियल गैस ऑफ मास यम एट स्टेट 1 इज एक्सपेंड्स टू स्टेट 2। मान लो किसी स्टेट 1 पर है और किसी स्टेट 1 से मान लो एक्सपेंड करके कहां जा रही है? एक्सपेंड 2 पे। वाया 3 पाथ, 3 अलग अलग पाथ से जा रही है। एक QA है, एक QB है, एक QC है। यहां देखो QA है, ये वाला पाथ A है, ये वाला पाथ B है, ये वाला पाथ C है। रिप्रेजेंट्स द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस अलोंग 3 पाथ। तो हीट दिखाया गया है, फिर इसमें कह रहा है कि क्या ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा? बोलो यार। ये फॉर्मूला आपने शायद पहले कहीं न कहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसी फॉर्मूले से ये सवाल निकलेगा। अगर ये फॉर्मूला यहां पर है तो मुझे बताइए, इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम आपसे कहें कि QA निकालिए तो कितना हो जाएगा? WA प्लस डेल्टा UA। बोलो यार, डेल्टा UA, डेल्टा UA मत लिखिएगा लिखिएगा डेल्टा U। अगर हम यहां से QB लिखें तो लिखेंगे WB प्लस डेल्टा UB। डेल्टा UB मत लिखिएगा, सिर्फ डेल्टा U लिखिएगा। क्यों ऐसा लिखिएगा? देखो यहां पे हम दिखा रहे हैं कि A की हीट है, A का वर्क है, B का हीट है, B का वर्क है। यहां नहीं दिखा रहे हैं,
यहां इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, यहां इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, यहां इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। ये क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है, ये पाथ फंक्शन नहीं होती है। हम ए से गए, 1 से गए 2 पे पहुंचे, चाहे ए से जाएं, चाहे बी से जाएं, चाहे सी से जाएं, इंटरनल एनर्जी तीनों का सेम ही होगा। यानी कि डेल्टा यू ए बराबर डेल्टा यू बी बराबर डेल्टा यू सी बराबर डेल्टा यू ही होगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तुम लोग समझ पाते हो, थम्स अप करके बताते भी नहीं हो। तो यहां पे जरूरत नहीं है कि यहाँ ABCD हम लगाएं। और तीसरा जो है फॉर्मूला क्या होगा? QC देखा जाए तो WC प्लस डेल्टा यू होगा। अब देखो ये तो सब में सेम है, ये सब में सेम है ना, बोलो ये सब में सेम है, तो इसका तो काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बताओ इसका आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? बोलो यार, इसका सही आंसर फिर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमें देखने के लिए, हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सहारा लेना पड़ेगा वर्क का, हमें वर्क का सहारा लेना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे कि वर्क कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। जहां वर्क कम होगा, जहां वर्क कम होगा, देखो ना, जहां वर्क कम होगा वहां ये भी कम हो जाएगा, जहां वर्क ज्यादा होगा वहां ये भी ज्यादा हो जाएगा। अरे अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई से लल्लू बुद्धू क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, सारे क्वेश्चन एक से एक धांसू क्वेश्चन हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो बताओ WA की वैल्यू कितनी है? देखो ये पाथ है ना, तो इस पाथ के नीचे का देखो एरिया, वर्क कैसे देखते हो? एरिया अंडर द कर्व की सहायता से। तो WA कितना छोटा मिल रहा है ना, WA बस इतना मिल रहा है, यही है WA, बस ये छोटा सा WA है। यानी WA की वैल्यू सबसे मिनिमम है। बोलो यार, मैं कमेंट बॉक्स देख नहीं रहा हूं, तुम लोग रिप्लाई करके वहीं बताना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा सवाल है कि नहीं, सवाल बढ़िया है कि लल्लू बुद्धू सवाल है। यूट्यूब पे सब कंटेंट नहीं मिलता है, पढ़ा रहा हूं, पढ़ो ध्यान से। अब जरा B पे आओ, B पे देखो, B का एरिया अंडर द कर्व, तो यहां से लोगे ना B का एरिया अंडर द कर्व, कहां से लोगे? B का एरिया अंडर द कर्व कहां से लोगे? यहां से लोगे। बोलो यार, B का एरिया अंडर द कर्व कहां से लोगे? यहां से लोगे। तब से ये पता नहीं क्या लॉक हो गया, फिर खुल गया। देखिए B का एरिया अंडर द कर्व यहां से लोगे। बताओ B का ज्यादा मिल रहा है कम? B का ज्यादा मिला कि कम? और मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो भैया, मजा आ रहा है ना? आर वी क्लियर बाबा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं कुछ भी कह देंगे। गेट का क्वेश्चन है IAS का, ये कितना आसान कर रहा हूं, ध्यान से देखना। और C वाले पे आओ, C वाले पे आओ। C देखो, C पाथ, C का एरिया अंडर द कर्व, अरे बाप रे, देखो C का एरिया अंडर द कर्व। क्या प्रूफ हुआ कि भैया WA छोटा है, WB उससे बड़ा है और WC सबसे बड़ा है। जो बिहेवियर W का है, जो बिहेवियर W का है वही बिहेवियर होगा Q का भी। जो बिहेवियर W का है वही बिहेवियर होगा, जो बिहेवियर W का है वही बिहेवियर होगा Q का भी, क्योंकि ये तो सब में सेम ही है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ये तो सब में सेम है। तो जैसा जैसा बिहेव कर रहा है W वैसा वैसा बिहेव करेगा Q। तो बताओ, वही वाला जो यहां पे लिखा है हमने वही यहां कॉपी है, पेस्ट कर दिया गया है। QA इज ग्रेटर देन QB, इससे बड़ा QC। समझ में आया कि नहीं यार? रवि सिंह कह रहे यूट्यूब में ऐसा कहीं नहीं मिलता, सिर्फ MMC के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। धन्यवाद रवि। तुम फोन पहले करना, तुम फोन नहीं करे हो और बहाना कर रहे मेरे से ना। तारीफ करके सर को तारीफ कर दो, खुश हो जाएंगे, बहाना नहीं फिर जो है फोन करने को नहीं बोलेंगे।
समझ में आया कि नहीं बेटा? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? एक सवाल में कितना कुछ सारे कॉन्सेप्ट थे। ऐसा सवाल आएगा तो आपको फंसाएगा, और हमारी कोशिश है कि आप फंसने ही ना पाएं, आप तुरंत जो है उसको पार कर जाएं और आप सही आंसर निकाल लें। और ये सब सवालों के पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे ही भिजवाऊंगा। जिस दिन व्हाट्सएप पे जाना बंद हो गया तब तुम लोग रोओगे, इसलिए सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में लिंक डलवा दे रहा हूं मैं, टेलीग्राम लिंक को पिन कर दीजिए, पिन भी कर दीजिए। समझ में आया ना? और टेलीग्राम पे मैं कुछ ना कुछ रोज भेज रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं रोज कुछ ना कुछ भेजता हूं। जो लोग नहीं ज्वाइन करें उनका घाटा हो रहा है। हाँ, गजब सर, ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताइए पांचवा क्या होगा आंसर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? बोलो भाई, क्या कहता है? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कुछ नहीं कहता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। और फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के बारे में ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं देता है। प्रभात सर इलाहाबाद आ गए हैं क्या? सर हम जीडी पांडे सर से पढ़े हैं, क्वेश्चन को फट से कर देंगे जी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, ये कहता है फर्स्ट लॉ, ये बिल्कुल कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है। रचना जी 5 का ए नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है किसी सिस्टम की, घट भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। फर्स्ट लॉ किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता है आंतरिक ऊर्जा के बारे में। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी होती क्या है जानते हो? किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर लेवल, किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी होती है वही इंटरनल एनर्जी होती है। अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। जो मूवमेंट है वही इंटरनल एनर्जी होता है। मैंने अलग से एक वीडियो पढ़ाया है। आज मैं अपने टेलीग्राम पर आज मैं इंटरनल एनर्जी का एक वीडियो भेज दूंगा। इंटरनल एनर्जी का मैं एक वीडियो भेज दूंगा टेलीग्राम पे, पढ़ लेना इंटरनल एनर्जी होती क्या है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये सही है, ये गलत है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, ये भी नहीं कहता है, बल्कि क्या कहता है कि W इज इक्वल टू, कहता है dW इज इक्वल टू dQ प्लस du। इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी एंड एंट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस एंड आइसोलेटेड। ऐसा कुछ नहीं कहता है। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज इट्स अ बी पार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, रवि सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाई जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी, जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, और सेकेंड लॉ किसको डिफाइन करता है? एंट्रोपी को डिफाइन करता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ जरा। वैसे आज समय कम पड़ जाएगा तो 7 की बजाय और भी अच्छे सवाल है। 7 लगाओ जरा, ट्राई करो क्या आएगा 7 का आंसर। 7 तुम लोग को मैं होमवर्क दे दूं क्या? कर लो, क्यों होमवर्क दूंगा, लगा ही लो, आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं 7 में। 7 लगाओ। समझ में आ रहा है ना? जो लोग नए हैं, रचना जी नाम से एक जो आईडी है वो नए हैं, आप नहीं हैं, बाकी लोग तो पुराने हैं। जो लोग नए बच्चे हैं वो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे उस पर पिन भी है, आप उस पर क्लिक करके कर लीजिए। आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उस पर। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस वहाँ भेजता रहता हूँ, RAC के, हीट ट्रांसफ़र। अभी हीट ट्रांसफ़र में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भेजूँगा, आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया पढ़ाया है, हीट ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इस सवाल का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? नहीं, ये कर लो। एक दूसरा क्वेश्चन है वो होमवर्क पे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 को होमवर्क देंगे, ये नहीं देंगे। ये लगाओ सवाल, ये सवाल लगाओ, इसका आंसर क्या आएगा? ये बहुत छोटा सवाल है, इसमें क्या होमवर्क देंगे? ये लगा के बताओ क्या आएगा इसका आंसर। रात में 9 बजे से मैं एक क्लास और शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका जवाब तो बताओ, सब लोग कहाँ चले गए? पूरी जनता गायब हो गई इस सवाल का जवाब देने के लिए। बताओ बच्चों, क्या आंसर होएगा इसका? इतना भारी सा सवाल है, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अरे बाप रे, कौन पढ़ेगा? देखिए सवाल एक लाइन का भी नहीं है। कह रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। फ्लूइड एक्सपेंड कर रहा है 10 बार से कुछ है यहाँ पे 10 बार नहीं, कुछ वैल्यू अलग होगी यहाँ, कोई एक्स कोई वैल्यू होगी, इतने बार से 10 बार तक। नहीं, सॉरी, सही है 10 बार से 2 बार पे आ रहा है, यानी P1 की वैल्यू दी हुई है 10 बार, P1 की वैल्यू दी हुई है 10 बार। नहीं रवि, 80 नहीं होगा, 100 ही होगा। दीपक ने सही आंसर निकाल दिया। P2 की वैल्यू दी हुई है 2 बार। ट्रिकी क्वेश्चन है भैया, जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ना, क्वेश्चन सारे घुमाने वाले हैं। V1 की वैल्यू है 2 मीटर क्यूब, V2 की वैल्यू है 10 मीटर क्यूब। कोई हमको ये नहीं कह रहा कि सर आप बेवकूफ़ हैं क्या। एक बच्चे ने कहा सर आप बेवकूफ़ हैं क्या। हमने कहा क्यों भैया? तो कहा सर आप काहे ही सब लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने कहा शिवदत्त, गुड इवनिंग शिवदत्त, तो तुम लेट हो गए। शिवदत्त तुम लेट हो गए बेटा, ठीक है, आओ सवाल लग रहा है। जब हम ये सब लिख रहे थे तो एक बच्चे ने कहा सर आप बेवकूफ़ ही हैं क्या। हमने कहा कि काहे ऐसे काहे कह रहे हो। उसने कहा सर इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं इन चीज़ों पे, इनको मत लिखिए सर। हमने कहा ना लिखें। बोले काहे भैया, काहे ना लिखें। उस बच्चे ने कहा सर आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। हमने कहा हाँ। तो सर डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हमने कहा हाँ। उसने कहा सर डी क्यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू अगर इसको हम रख देंगे 0। हमने कहा हाँ। उसने कहा सर पूछा क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए सवाल को। हमने कहा क्या पूछा है? उसने कहा सर वर्क डन पूछा है, यानी क्या पूछा है? डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? डी क्यू। और ध्यान से सवाल को पढ़िए तो डी क्यू दिया हुआ है 100 किलोवाट, वैल्यू आ गई 100 किलोवाट। बोलो यार, सवाल पढ़ के मजा आया कि नहीं? ये सब हम फालतू में ही लिख रहे थे, हम तो बेवकूफ थे भाई। हमारा मुंह ऐसा बन गया, सैड हो गए हम, कह रहे बाप रे, खेल कर गया सवाल हमारे साथ में, सवाल हमारे साथ में खेल कर गया। हम फालतू में परेशान थे, P1 P2 V1 V2 पता नहीं क्या क्या। अरे सर किसकी इतनी हिम्मत आपको बेवकूफ़ कह दिया? अरे कह दिया सर, रवि सर कह दिया बेवकूफ़, स्टूडेंट ने कह दिया बेवकूफ़ कि सर आप ये लिख रहे हो, बेवकूफ़ हो क्या। हमने कहा नहीं भैया, हमको पता नहीं था, सवाल ने बेवकूफ़ बनाया। लेकिन बेवकूफ़ वो नहीं बनेगा जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग है। मेरी बात से सहमत हो तो थम्स अप करके हर बच्चा बताए। कॉन्सेप्ट पढ़ो यार, मजा लूटो। जब तक मजा नहीं लूट पाओगे ना सब्जेक्ट का, तब तक कभी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। लिख के ले लो। गजब का सवाल निकला, वाह भाई वाह। जान लो, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक आते हैं सब्जेक्ट पढ़ने, एक आते हैं सर कोई जड़ी बूटी दे दीजिए कि एग्जाम निकाल लें। मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, मैं नीम हकीम नहीं हूँ। एग्ज़ाम निकलवाने की जिम्मेवारी मैं नहीं लेता, मैं उसका दवाई नहीं देता, मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मुझे पता है जिसका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा वो एग्ज़ाम निकाल लेगा।
समझ में आया ना? बढ़िया सवाल था, मजा आ गया सबको? चलो भैया आगे बढ़ा जाए। ये देखो अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। हर एक सवाल एक से अच्छा है कि नहीं? हर एक सवाल, एक एक सवाल शानदार है। चलो जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर क्या होगा? फॉर टू पाथ्स एज शोन इन द फिगर, दो पाथ लिया है इन्होंने, एक इधर से पाथ लिया है, एक इधर से पाथ लिया है। कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। और एक बच्चा आता है हंसी मजाक करने, रवि भैया टेकपुर वाले हैं क्या आप भी? क्वेश्चन हिंदी में नहीं सर। बेटा पवन कुमार क्वेश्चन हिंदी में नहीं करेंगे। टेकपुर क्या है बेटा? दीपक टेकपुर क्या है? टेकपुर क्या है मैं समझा नहीं, टेकपुर में क्या है? पवन हिंदी में क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत कम क्वेश्चन मिल पाएगा बेटा। आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। रवि भी हंस रहा है टेकपुर के नाम पे। मुझे कोई बताओ टेकपुर क्या है? देखो दो पाथ हैं, बताओ तब आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं। बताओ भाई, बाकी लोग सवाल अटेम्प्ट करें, जरा बताएं। और रवि और दीपक बताएंगे टेकपुर क्या है। फॉर टू पाथ्स एज शोन इन द फिगर, वन रिवर्सिबल एंड वन इरिवर्सिबल टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम ए टू बी। ए से बी है, यहां पर ए है वहां पे बी है। अब कह रहा है कि दो पाथ हैं, एक ए से बी पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है इरिवर्सिबल के द्वारा और एक जाता है रिवर्सिबल के द्वारा। हाँ तो टेकपुर के चैनल पे क्या है, क्या पढ़ाते हैं वो लोग? अच्छा पढ़ाते हैं? बोलो यार क्या चीज पढ़ाते हैं? तो ये एक ए है एक बी, मैंने कभी नाम नहीं सुना इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सर टेकपुर का चैनल है, इसके बाद दीपक टेकपुर में ही जाएंगे जहां पर जीके जीएस पढ़ना है। टेकपुर, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है मुझे आइडिया नहीं था। चलिए आइए हम लोग इसको करते हैं। हमारे यहाँ भी जीके जीएस चलाएंगे हम लोग, पहले हम लोग टेक्निकल कर लें। मतलब आप लोग, अच्छा आप लोग, अच्छा ये बताओ, मुझे बताओ आप लोग टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अच्छा आप लोग बताओ मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल क्लासेस के लिए, मैं नॉन टेक की बात नहीं कर रहा, टेक्निकल क्लासेस के लिए बेस्ट चैनल कौन सा आप लोग को लगता है? ईमानदारी से आप कमेंट करना। अगर आप दूसरे चैनल का नाम लिखोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप मेरा नाम लिखो, आप जिसका भी नाम लिखोगे मैं जरूर देखना चाहूंगा कि लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं। आप बताना कि टेक्निकल में आपको बेस्ट चैनल क्या लगता है। टेक्निकल में, मैं नॉन टेक की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन टेक की बात नहीं कर रहा, मैकेनिकल में, टेक्निकल में आपको क्लासेस में बेस्ट चैनल कौन सा लगता है? आप कमेंट बताना, कमेंट करके सही सही ईमानदारी से। आप एक बच्चा भी अगर मेरा नाम यहां नहीं लिखा, सारे बच्चों ने किसी और का नाम लिखा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप सही से बताना जो भी हो, मैं फॉलो करूंगा, मैं देखूंगा कैसा लोग पढ़ा रहे हैं। इस सवाल को देखते हैं जरा। कह रहा है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो पाथ से जा रहा है। मैं सब ध्यान से पढ़ रहा था। लास्ट में पूछ रहा है कि सर ये बताइए, सर ये बताइए कि इस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी का क्या हाल है? किसका हालचाल पूछ रहा है? इंटरनल एनर्जी का हालचाल पूछ रहा है। एमएमसी का क्या लिखे? एमएमसी ग्रेडअप से टेकपुर से। मुझे अभी तो किसी चैनल का एक्सपीरियंस नहीं है सर, न्यू जुड़ रहा हूँ। अच्छा पवन आप न्यू जुड़े हो, आप क्लासेस लेते रहो, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ग्रेडअप भी अच्छा है, ओके, मैं देखूंगा कौन लोग पढ़ा रहे हैं उस पर। आइए जरा देखते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है
किसके बारे में पूछ रहा है? इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में आप एक चीज जान लो कि ये जो है पाथ फंक्शन नहीं होता। ये कैसा फंक्शन होता है? ये आपका पॉइंट फंक्शन होता है। ये पाथ फंक्शन नहीं है बल्कि ये पॉइंट फंक्शन होता है। ये पाथ फंक्शन नहीं है बल्कि ये पॉइंट फंक्शन होता है। जब ये पॉइंट फंक्शन है तो आप A से B तक चाहे जिस रास्ते से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, चाहे जैसे जाओ, शर्त यह है कि B पे पहुंचना अगर ही शर्त है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम। क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो इतना भारी भरकम सवाल देखने के बाद भी आपका आंसर कितना छोटा सा आया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो शिवेन सर आ गए हैं और अब वो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन और थे, टोटल 15 क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ में। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। जो 6 क्वेश्चन आज नहीं हो पाए हैं इनको मैं कल करा दूंगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं उनको हम लोग कल करा देंगे, आप परेशान ना होइएगा। आज समय बीत गया, चूंकि अच्छे सवाल थे, थोड़ा टाइम लग गया। ये मत गिनिए कि कितने सवाल किए, ये गिनिए कि कितना हमने सीखा, ठीक है ना। एक बहुत बड़े कवि थे डॉक्टर उर्मिलेश, उनकी एक कविता की पंक्ति है कि कितने दिन जिंदा रहे इसकी न गिनती करिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। ठीक है, कुछ लोग 90 साल 100 साल जिंदा रहते हैं और जब वो मरते हैं तो बगल का पड़ोसी भी नहीं जानता। और भगत सिंह 21 साल में ही पूरी दुनिया में नाम कर गए। तो वैसे ही है कि कितने सवाल आप करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह सवाल लगाते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल अगर आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखा देता है तो वो 4000 सवालों से बेहतर है जो आप बैठ के घर पे छापते हो। चलिए, इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं अपनी क्लास अब शिवेन सर को दूंगा, मतलब शिवेन सर अपनी क्लास लेंगे, मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करूंगा। जो मैंने अनाउंसमेंट किया आज की क्लास में, ऑफलाइन पेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पेड बैचेस के बारे में, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स तक सूचित करें, मेरा संदेश पहुंचाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुरंत बैच ही परचेज कर लें, लेकिन मेरा संदेश पहुंचाएं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होती रहेगी, मेरी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी यूट्यूब पे, मेरा प्रॉमिस रहा है शुरू से आपसे। शाम को भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये वाली क्लास तो चल ही रही है। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। प्रोडक्शन पढ़ने के लिए आ जाइए, शिवेन सर स्टूडियो में हैं और वो अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। आपसे कल मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।